साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों आज की कक्षा में हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्जरी पार्ट 2 या फॉल्स डॉक्यूमेंट पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था क्लॉज नंबर ए सेक्शन 335 BNS का। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्लॉज नंबर बी, बड़ा वाला बी, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला बी, सेक्शन 335 BNS का। ये कानून क्या कहता है कि हु एवर, जो कोई भी, मतलब पुरुष हो चाहे महिला हो, उस पर सेक्शन इक्वली एप्लीकेबल होगा विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, कि लॉफुल अथॉरिटी नहीं है। दूसरी बात, एक्टिंग कर रहा है वो डिसऑनेस्टली या एक्ट कर रहा है वो फ्रॉडुलेंटली, या वो कोई डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर रहा है या किसी भी कारण से कोई डॉक्यूमेंट अल्टर हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है, और जो डॉक्यूमेंट अल्टर हुआ है उसका मटेरियल इम्पैक्ट जो है पड़ेगा उस व्यक्ति पर जो व्यक्ति उससे कनेक्टेड है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब ये डॉक्यूमेंट बना, एग्जीक्यूट हुआ और उस पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अफिक्स हुए उस व्यक्ति के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा, वो व्यक्ति जब ऑल्ट्रेशन हुआ है तब जिंदा भी हो सकता है, वो मर भी सकता है। इस सिनेरियो में जो ऑल्ट्रेशन करने वाला व्यक्ति है वो जिम्मेदार होगा। देखो क्लॉज बी जो है पढ़ने में जितना कॉम्प्लिकेट लगता है उतना ही आसान। पार्ट नंबर ए तो बहुत कॉम्प्लिकेट था, पार्ट नंबर बी उल्टा बहुत आसान है। तो पार्ट नंबर बी जो है ये जुड़ा हुआ है 5 एलिमेंट से। पहला एलिमेंट क्या है कि ऑल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या है, इस तरह से डॉक्यूमेंट में बदलाव करना कि वो बदलाव अपरेंटली देखें कि जो आपने किए हैं उसके पीछे आपकी मंशा क्या है, टू एक्ट डिसऑनेस्टली, टू एक्ट फ्रॉडुलेंटली। और ऐसा करने के लिए आपके पास कोई लॉफुल अथॉरिटी भी नहीं है ताकि आप अपना जस्टिफिकेशन दे सकें। तो ऐसी स्थिति में आप जिम्मेदार होंगे। यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट की आपने फॉर्जरी करी या उसका फॉल्सिफिकेशन किया या उसमें अल्ट्रेशन किया वो उस समय जिंदा हो। वो अगर मर भी गया है तब भी अल्ट्रेशन करने वाला व्यक्ति जिम्मेदार होगा। साथियों कई बार आपने देखा होगा कि पिताजी की विल है, एक बच्चे ने पेश करी और पेश करते समय उसमें बदलाव कर दिए या अल्ट्रेशन कर दिए। वो केसेस जो है यहाँ पर कवर है। पारिवारिक सेटलमेंट्स हैं, बाद में जब कोर्ट में आते हैं तो उसमें बदलाव किए रहते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि पापा के जो हैं पेपर्स पड़े हुए हैं साइन करे हुए और उसमें लिखा पढ़ी कर ली जस्ट टू सपोर्ट अ फॉल्स क्लेम। तो उस सिनेरियो में क्लॉज बी की जो है एप्लीकेबिलिटी आती है। तो क्लॉज बी कब एप्लीकेबल होगा, वापस समझ लीजिए कि जब किसी व्यक्ति विशेष के दस्तावेजों को आपने अल्टर किया है टू सपोर्ट अ क्लेम, उस सिनेरियो में क्लॉज बी जो है एप्लीकेबल होगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि एक भाई जो है गया पार्टीशन के लिए और दूसरा भाई कहता है कि पार्टीशन किस बात का। पार्टीशन तब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी वसीयत को लिखे बगैर या अपनी प्रॉपर्टी का प्रॉपर क्लासिफिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन किए बगैर ही मर जाता है। क्लियर है। जब हमारे पिताजी ने अपने जीवन काल में ये बिल लिख दी है और प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम पे कर दी, तो काहे का पार्टीशन। पर जब वो डॉक्यूमेंट पेश होता है तो अगला जो है इसको चैलेंज करता है और अल्टीमेटली आप संकट में जो है फंस जाते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट जिसके कब्जे से पेश हुआ है, जो बेनिफिट क्लेम कर रहा है, जिम्मेदार उसको जो है माना जाता है इंडियन कानून के अंदर। तो बचाव क्या है, तो उसके लिए आप विशेषतः ध्यान रखें कि जब भी आप सेटलमेंट कर रहे हैं, खासकर इन नेचर ऑफ फैमिली सेटलमेंट या कोई बिल जो है आपके पिताजी लिख के दे रहे हैं, तो आप दोनों ही दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवा लें। उसका बेनिफिट क्या है कि बिफोर SR ऑफिस जो है आपके जो फादर हैं उनके साइन होंगे, और इसके अलावा जो कंसर्न व्यक्ति हैं परिवारजन के, उनके जो है हस्ताक्षर होंगे अगर मामला है फैमिली सेटलमेंट का, और इसके अलावा उस पर गवाह भी होंगे। और जब SR ऑफिस की सील होगी, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे कर रखी है, ऑथेंटिकेशन हो गया, तो वहाँ पर इस तरह के मामलों में फंसने से आप बच जाएंगे और इजीली जो दस्तावेज आपके पक्ष में है उसका आप जो है सुख भोग पाएंगे। तो मैंने दोनों ही एस्पेक्ट से जो है आपको समझाने का प्रयास किया है। अब आते हैं हम क्लॉज नंबर सी के ऊपर। ये क्या बोलता है कि हु एवर, जो कोई भी। अब इसके लिए भी वही वर्ड है, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, दोनों ही तरीके से। कॉज एनी पर्सन टू साइन, सील, एग्जीक्यूट और अल्टर डॉक्यूमेंट, कि किसी व्यक्ति को मैंने उकसाया वाइल एक्टिंग डिसऑनेस्टली और वाइल एक्टिंग फ्रॉडुलेंटली टू साइन, कि वो कोई डॉक्यूमेंट जो है साइन कर दे, या डॉक्यूमेंट पे जो है सील लगा दे, या डॉक्यूमेंट जो है एग्जीक्यूट कर दे, या डॉक्यूमेंट को जो है अल्टर कर दे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। और टू ऑफिस हिज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कि चलो ये मत कर, तुम तो अपने लगा दो सिग्नेचर उस पर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी शामिल है। ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नोइंग दैट सच पर्सन बाय द रीज़न ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कि मुझे मालूम है कि वो व्यक्ति जो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से या इंटॉक्सिकेशन की वजह से जो डिसेप्शन मैंने प्रैक्टिस किया है उसके नेचर को समझने में असमर्थ है।
एंड ही डज नॉट नो द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और द नेचर ऑफ अल्ट्रेशन, तो इस कंडीशन में वो कंसर्न व्यक्ति जो ऐसा कार्य करवा रहा है वो जिम्मेदार होगा। उदाहरण के लिए ये किस्से कब देखने को मिलते हैं कि जब कोई सेल डीड हुआ, तो उसमें क्या होता है कि कई बार ऐसे स्टैंड ले लिए जाते हैं बाय द कंसर्न अपोजिट पार्टी कि इसमें से एक पार्टी जो है वो अनसाउंड माइंड की थी और डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी इसको सपोर्ट करता है, और ये जानते हुए कि वो अनसाउंड माइंड का है उससे एग्रीमेंट टू सेल किया गया और सेल करते हुए उससे प्रॉपर्टी ले ली गई और कोई भी उसको पैसा जो है वो नहीं दिया गया। और अनसाउंड माइंड पर्सन के केस में थ्रो गार्जियन मैंडेटरी पोजीशन है, पर उस गार्जियन को भी कंसर्न कोर्ट से अपने आप को उसकी प्रॉपर्टी को डिस्पेंस करने के लिए योग्य पर्सन, ऑथराइज पर्सन जो है डिक्लेयर कराना होगा। क्लियर है बात ये? तो विशेषतः आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जिस व्यक्ति से डील आउट कर रहे हैं, अगर आपको ये संदेह दिखता है कि वो मेंटली जो है अनफिट है, बीमार दिखाई दे रहा है, या भविष्य में ऐसा डिफेंस लिया जा सकता है कि ये बंदा बीमार था और बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए, उसके अनसाउंडनेस माइंड का फ़ायदा उठाते हुए उसको डिस्टर्ब कर लिया गया और जो भी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज थी उसको फुलफिल नहीं किया गया और अल्टीमेटली जो कंसर्न व्यक्ति है उसने फ़ायदा ले लिया, तो वहाँ पर आप एक विशेषता ध्यान रखें कि जो घर वाले हैं कम से कम वहाँ पर 4 विटनेस करवाएं, 2 की बजाय। जितने विटनेस कराएंगे वहाँ नुकसान नहीं है, पर विटनेस नहीं कराए तो वहाँ पर नुकसान हो जाएगा। आपको ये स्पष्ट करवाना है हर एक जगह पे कि ये बंदा जो है फिट है टू एक्ट और टू एग्जीक्यूट द डॉक्यूमेंट। और इसके अलावा कोशिश करें कि जब भी सेल डीड है तो उसके साथ में एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी लगवा लें। भाई चीज़ें अभी तो आपको लग रही है इम्प्रैक्टिकेबल कि यार ऐसा होता है क्या, कौन करेगा फिर सेल डीड, पर जब फंस जाओगे ना बेटा तो फिर चक्कर काटते रहना वकीलों के। तो साथियों, जहाँ भी आपको जो है संदेह दिखे, जहाँ भी आपको जो है संशय दिखे, तो वहाँ पर जो है आपको एक्ट अपॉन करना है और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को जो है साथ में लेते हुए आपको जो है चलना है। अगर आप नहीं लेके चलोगे तो बाद में दिक्कतों का सामना जो है आपको ही करना पड़ेगा। तो साथियों, कुल मिला के ये सेक्शन जो है जोड़ देता है 2 शब्दों पे। पहला तो है इंटॉक्सिकेशन और दूसरा है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो इंटॉक्सिकेशन मीन्स उसने कोई शराब पी हुई है, तो ये केस इम्प्रैक्टिकेबल है, ऐसे केस देखने को नहीं मिलेंगे। पर जो केस है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का, ये अपने को जो है देखने को मिल सकता है और ये डिफेंस जो है एडवोकेट ले सकता है, या शराब पिए हुए थे वो डिफेंस भी ले सकते हैं, बट वो डिफेंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आपको ये बात दिमाग में सेटल करनी है कि जब भी कोई आप एग्रीमेंट कर रहे हो, लिखा पढ़ी कर रहे हो, तो वीडियोग्राफी जरूर करो, फोटोग्राफी जरूर करो, डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली जो है साइन कराओ, सील कराओ, नोटराइज कराओ, और जितने विटनेस घर के हो उस अगली पार्टी के उसको करवाओ। और ये जरूर लिखो कि ये साउंड माइंड का है और आप आवश्यक रूप से एक डॉक्टर का पर्चा प्रिस्क्रिप्शन की ये पक्षकार साउंड माइंड का है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को समझने में समर्थ है, ये जरूर लगवा लो, ताकि बाद में दिक्कतें आएंगी तो ये डॉक्यूमेंट ही आपको बचाएंगे। क्योंकि डॉक्यूमेंट को केवल डॉक्यूमेंट ही काट सकता है, वहाँ पर ऑक्यूलर वर्जन जो है नहीं चलेगा। फिर आप बाद में कितनी ही बेगुनाही साबित करते रहो, कितना ही रोते रहो, कोई नहीं सुनेगा। तो अपना बचाव ही अपने हाथ में। तो क्लॉज नंबर सी पर मैंने आपको क्या करना है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जो है समझा दिया। बाकी बी और सी का नेचर वैसा ही है जैसा ए का है, बट डिफ्रेंशिएशन क्या है कि वहाँ पर केस ऑफ अनसाउंडनेस नहीं है, वहाँ पर केस ऑफ इंटॉक्सिकेशन नहीं है। वहाँ सिंपल सी बात है कि किसी व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट को बना दिया जो कि वो जानता है कि फॉल्स है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। वो कैसे होगा? बाय साइनिंग, बाय डूइंग अ सील, बाय एग्जीक्यूटिंग और बाय डूइंग एनीथिंग, जिससे वो डॉक्यूमेंट जो है वो फॉल्सिफाई हो जाता है, इसके कंटेंट जो है फॉल्सिफाई हो जाते हैं। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट को ट्रांसमिट भी किया गया है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो वहाँ पर वो जिम्मेदार हो जाएगा। क्लॉज नंबर बी की जो है अलग कहानी है कि फैमिली सेटलमेंट जो है उसमें कोई डॉक्यूमेंट को अल्टर कर दिया गया तो स्थितियाँ वहाँ पर है। और तीसरी बात है कि वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है और उसको डिसाइड किया कि डॉक्यूमेंट भाई तो कर दे एग्जीक्यूट, तो भी लफड़ा होगा। और वो अनसाउंड माइंड का है और इवन आपने इस तरह डिसाइड किया उसको कि वो समझ नहीं पा रहा कंटेंट क्या है, देन यू वुड बी लायबल। तो वो लायबिलिटी आप पर नहीं है, इसलिए आपको मैं लीगली गाइड कर रहा हूँ कि आप ये जो बचाव के पॉइंट हैं इसको साथ में लेते हुए चलो। क्योंकि जब कोर्ट किसी केस को स्क्रूटनी करता है तो आपका वकील क्या बहस करेगा कि साहब सब कुछ ठीक हुआ था, कौन मानेगा। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ बार बार कि जब भी आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, कोई सेल डीड कर रहे हो, प्रॉपर्टी का मामला है और प्रॉपर्टी करोड़ों की है। कोई प्रॉपर्टी के मामले में आप जानते हैं कि कुछ समव्यवहार तो होते हैं अकाउंटेबल, कुछ होते हैं अनअकाउंटेबल। अब अनअकाउंटेबल जो है वो अनअकाउंटेबल है, उसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है। तो वो ले लेंगे स्टैंड के भाई प्रॉपर्टी देखो करोड़ों की है और ये हमको मूर्ख बना गए, ये हम तो अनसाउंड माइंड के थे, हमको डिसेप्ट कर गए, तो फिर आप क्या करोगे। तो इसलिए हर एक बिंदु को कि जो भी लिखा पढ़ी हो रही है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, मैक्सिमम विटनेसेस को प्रॉपर जो है नोटरी करवाना, और इसके साथ साथ
जो डॉक्टर का सर्टिफिकेशन की ही इज़ ऑफ साउंड माइंड एंड एबल टू एग्जीक्यूट द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, ये जरूर ले लो। भविष्य में जो है कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है, अदरवाइज आप मारे जाओगे। और इसके अलावा एक बाईपास भी दे रहा हूँ, अगर लगता है कि भाई ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उस प्रॉपर्टी पर बैंक का जो है लोन ले लो। अगर बैंक का लोन लोगे तो बैंक सब कुछ जांच लेगा, और जो बैंक की जांच है वो प्रॉपर होती है, और प्रॉपर्टी जो है बैंक के पास गिरवी है कुछ टाइम के लिए, जब 2 3 4 साल 5 साल बीत जाए आप चुका रहे हो इंटरेस्ट पर, वो इंटरेस्ट आपकी सेफ्टी कर रही है आगे के लिटिगेशन से। तो अल्टीमेटली आप रिमेनिंग अमाउंट जो है चुका के बैंक को अपनी प्रॉपर्टी को जो है फ्री करा लो। तो कुल मिला के चीज़ें बहुत बारीक बारीक हैं, बहुत बेसिक हैं। फॉलो कर ली तो बच जाओगे, फॉलो नहीं करी तो वहीं पर जो है मारे जाओगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने सेक्शन 335 335 BNS पर आप सबको जो है समझाने का प्रयास किया। एफिशिएंटली हमको टॉपिक जो है समझ में आया, और करना क्या है ये हमको जो है समझ में आया। क्लियर है? बाकी जब आप इसको पढ़ोगे थ्योरेटिकली तो कुछ जो है यहाँ पर इंस्टेंस दिए हुए हैं, उसको आप जो है खुद ही पढ़ लेना, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब साथियों, अगले अध्याय में मैं डिस्कस करूँगा स्पष्टीकरण, जो कि जुड़े हुए हैं विद सेक्शन 335 ऑफ BNS। तो इसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3 में, और इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या हैं उसको भी जो है हम साथ में लेके चलेंगे, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें और इजीली जो है अपने राइट्स को जो है इंप्लीमेंट कर सकें एज पर लॉ। ठीक है जी? तो जल्दी मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।